नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि धनंजय पीरामल जहां एक इंटरनेट कॉल के थ्रू आयशा मारवा से बात कर रहे थे, तभी वहां पर उनके कमरे में अलीशा भी आ जाती है और अलीशा भी दूसरी तरफ से आयशा मारवा यानी कि नताशा से बात कर रही थी। जब दोनों ही फोन पे आवाज अब यहाँ पर धनंजय को आयशा की ही आती है तो धनंजय वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं और जब महेंद्र उन फोन को उठाते हैं तो उन्हें भी उनके साथ भी सेम यही होता है। तो महेंद्र आयशा मारवा चुड़ैल है ये कहते हुए ही वहां से भाग जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर गुलेरिया हाउस में सभी अब यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर अब ओमकार कहता है कि खुशखबरी है कि सनी और मुक्ता इन दोनों की शादी की डेट अनाउंस हो चुकी है और वो भी 10 दिन के बाद। तो नंदनी अब उसे चिढ़ाते हुए कहती है, ओमकार कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना कि तुम्हारे दोस्त, क्योंकि उसकी भी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ ही हुई थी, कि उसकी शादी अब तुमसे पहले हो रही है। तो अब यहाँ पर ओमकार एक पल के लिए तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अब वो फिर कहता है मैं कुछ समझा नहीं इस बात पर। अब नंदनी भाभी कहती है, अरे मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी और सनी की एंगेजमेंट एक साथ ही हुई थी। जैसे ये बात अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया के कानों में गई तो उनके चेहरे पर एक समाइल आ जाती है और अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना सनी और मुक्ता के साथ साथ ओमकार और प्रीति की भी शादी हो जाए, क्योंकि जब ये दोनों इतने जिगरी दोस्त हैं कि इन दोनों ने एक साथ एंगेजमेंट की थी तो इस पल को हम और भी यादगार बना देते हैं। अगर उन दोनों की शादी पूरे 10 दिन के बाद है तो अब प्रीति और ओमकार की शादी भी हम 10 दिन के बाद ही कर देते हैं। मैं धर्मराज मारवा से इसके बारे में बात करता हूँ कि सेम दिन इन दोनों की भी शादी हो जाए। ये सुनते ही यहाँ पर यश काफी खुश होता है और अब वो यहाँ पर कहता है, वाओ वाओ, सच में बड़े दादू, क्या मेरे ओमकार चाचू की भी शादी अभी हो रही है। अगर सच में ऐसा हुआ ना होना तो फिर तो सच कहूँ तो बहुत ही मजा आएगा, इवन डबल हैप्पीनेस। बट मैं अपने भाई बहन को बहुत ही मिस कर रहा हूँ, काश वो भी यहाँ पर होते। इधर उसकी ये बात सुनते ही ओमकार कहता है, वैसे मिस तो मैं भी बहुत ही कर रहा हूँ। उन सभी को बहुत बहुत याद आ रही है। उन सभी के साथ तो बहुत मजा आएगा। ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, अब वो करण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा करण, राजीव, तुम दोनों अपने बच्चों को यहाँ गुलेरिया हाउस में क्यों नहीं बुला लेते हो। मेरा मतलब है कि देखो, अब जब हम यहाँ पर अब प्रीति और ओमकार की भी शादी हो रही है तो अब ये शादी वाला घर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, स्वाति को यहाँ पर बुला लो, क्योंकि अब यहाँ पर स्वाति की भी जिम्मेदारियाँ हैं। अब उसे भी तो यहाँ पर हम सब की हेल्प करनी है, साथ के साथ अपने बच्चों को भी। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, पापा मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, और वैसे भी अनिका भी राजमहल की बहू की और राजमहल की रानी आलिशा है। तो और आलिशा आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं ना। अरे अगर आलिशा यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये सच तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इनफैक्ट उसने ही आकाश को भी मना किया था कि आकाश अभी यहाँ पर गुलेरिया हाउस में बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आकाश और वो यहाँ पर पैर तक रखें। इतना ही नहीं, मयूर तो अपनी फैमिली के साथ आना चाहता था। इनफैक्ट वो तो निकल गया था, लेकिन आलिशा ने मयूर को भी यहाँ आने से रोक दिया, क्योंकि आलिशा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो लोग अभी यहाँ गुलेरिया हाउस से बाहर हैं वो लोग वापस से गुलेरिया हाउस में आए। इवन मैं आपको क्या ही बताऊं, इतने नालायक है ना ये मयूर और आकाश, क्या के अपने पापा
कि भले ही पापा की बात को भले ही टाल सकते हैं, लेकिन अपनी बहनों को कभी भी नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे पापा, अगर मैं या राजीव उनमें से किसी को भी कुछ भी कहें तो वो हमें 1 मिनट में ही मना कर सकते हैं, लेकिन अगर आलिशा और अनिका ने उन्हें मना कर दिया तो उनकी बात उनके लिए पत्थर की लकीर है। अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, वो तो बच्चों की खुशी है। अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, हम उन्हें मना थोड़ी ना कर रहे हैं। इतने सालों तक एक दूसरे से ये भाई बहन दूर रहे हैं ना, और एक दूसरे की आइडेंटिटी से भी अनजान थे। इसलिए शायद इन सब के बीच में इतना प्यार है कि ये एक दूसरे की बातों को नहीं टालते हैं। लेकिन आज देखिए, एक दूसरे की बात को वो ऐसे मानते हैं जैसे इनका पुराना बचपन हो। और शायद इसका रीजन यही हो सकता है क्योंकि इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपने भाई बहनों के बारे में अच्छी तरह से पता है। इसलिए शायद जो पल उन्होंने अपने खोए हैं वो पल को वो शायद अब जी रहे हैं। अब यहाँ पर करण ने सीधे सीधे ही अपनी बात कह दी थी, क्योंकि करण भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि अभी ये सब यहाँ पर आए। तो अब करण की ये बात सुनकर ही देवराज गुलेरिया ने अब अपने हाथों की मुट्ठी को भींच लिया था, क्योंकि देवराज गुलेरिया ने सोचा था कि अगर ओमकार की शादी होगी तो ये उसके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है, जब आलिशा, अनिका और साथ के साथ आकाश, ये तीनों ही यहाँ पर एक ही छत के नीचे होंगे, जिससे उन्हें किडनैप करना इन लोगों के लिए काफ़ी आसान हो सकता था। इधर करण की इन बातों को सुनकर अब उसे अपना प्लान यहाँ पर फ्लॉप होता हुआ नजर आता है, इसलिए गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ भींच जाती हैं। इधर कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब फाइनली वो कहते हैं, क्या अनिका मारवा हाउस की शादी भी अटेंड नहीं करेगी करण? हाँ देखो, माना कि वो अब राजमहल की बहू है, लेकिन वो तो वो मारवा हाउस की भी तो बड़ी बहू है ना, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। मैं मानता हूँ कि धनंजय पीरामल का राजमहल से रिश्ता रहा है, उस नाते वो वहाँ की बहू है, लेकिन अब क्या मारवा हाउस के सारे रीति रिवाजों को वो भुला देगी? वो अपने देवर की शादी में नहीं आएगी क्या करण? अब यहाँ पर देवराज की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अब मैं क्या ही बोलूं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये अनिका की लाइफ है, ये अनिका का डिसीजन है, और ये धनंजय का खुद का फैमिली मैटर है। मुझे इसमें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। इवन मेरे ख्याल से वो ही तय करेगा कि वो वहाँ पर आएंगे या नहीं। वैसे भी सिर्फ अनिका के लिए ही नहीं बल्कि आलिशा के लिए भी ये इम्पोर्टेंट डिसीजन तो वही लेता है ना, क्योंकि मैं माना कि अनिका वहाँ की बहू है, लेकिन अगर देखा जाए तो धनंजय राजमहल से जुड़ा हुआ है, तो अगर आलिशा भी वहाँ से आना चाहेगी तो वो डिसीजन भी धनंजय ही लेगा, और अनिका का भी। और इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। इवन मुझे धनंजय कोई भी डिसीजन ले, मैं उसमें भी कोई भी ऐतराज़ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि धनंजय जो कुछ भी डिसीजन लेगा यहाँ पर आने का या ना आने का, वो उसका खुद का डिसीजन होगा, और मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। इधर करण की ये बात सुनते ही तो देवराज गुलेरिया आप कहते हैं, राजीव क्या तुम्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारी बेटी के लिए। अरे आलिशा तुम्हारी बेटी है, आकाश तुम्हारा बेटा है। अगर धनंजय आलिशा के लिए डिसीजन ले रहा है तो क्या तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहोगे? क्योंकि भले ही आलिशा की परवरिश राजमहल में हुई है, लेकिन अब तो ये बात तुम भी जानते हो ना कि वो तुम्हारी बेटी है। तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं है कि तुम्हारी बेटी से रिलेटेड डिसीजन वो कोई और ले रहा है? अपने पापा की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, इसमें प्रॉब्लम कैसी पापा? इनफैक्ट मुझे और करण को बहुत ही खुशी होगी कि हमारे बच्चे धनंजय के साथ सेफ हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ धनंजय की वजह से ही हमारे बच्चे अब तक सेफ हैं। इसलिए मुझे भी इस मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। और हाँ, अगर आप ओमकार और प्रीति की शादी करवाना चाहते हैं तो सच कहूँ हमें दिल से बहुत ही खुशी होगी। बाकी जैसी आपकी इच्छा, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर राजीव अब अपने खाने को फिनिश करने में अब अपने खाने पर अपना फोकस लगा देते हैं कि तभी अब उनका, जब यहाँ पर वो खाना खा रहे थे तो उनका फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही अब अपने फ़ोन की आवाज़ राजीव के कान में गई तो राजीव ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, तो उस नाम को देखकर तो अब राजीव भी खुद हैरान हो गया था।
उसे देखकर अब राजीव जल्दी से अपने खाने को ही बीच में छोड़कर सभी को एक्सक्यूज मी कहकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं करण गुलेरिया, जो कि वहीं पर इस डाइनिंग टेबल पर ही मौजूद था, करण गुलेरिया को अब यहाँ पर राजीव को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब उसे उसके ऊपर शक होने लगा था, लेकिन वो अपने शक को अभी अपने चेहरे पर नहीं लाने देता है और अब वो कहता है, देखो मेरा भी हो गया है, इसलिए मैं भी चलता हूँ। और ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर करण गुलेरिया भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि करण बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके पापा को उसके ऊपर किसी भी तरह का शक हो। तो वहीं देवराज गुलेरिया अब उन दोनों के जाने के बाद अब कहते हैं, ओमकार तुम अपने भाई बहन से बात करो, देखो मैं चाहता हूँ कि जब हमारी फैमिली में कितना बड़ा फंक्शन होने वाला है, एक कितनी बड़ी खुशी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे भाई बहन एक साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करो। क्योंकि देवराज गुलेरिया तो यहाँ का मकसद तो यहाँ पर बस अपने इन तीनों के तीनों टारगेट को यहाँ पर एक छत के नीचे लेकर आना था, इसलिए वो यहाँ पर ओमकार को ये सब करने के लिए कहते हैं और कहते हैं अगर वो सभी आने के लिए रेडी हो जाएं तो मुझे बता देना, अगर सब ठीक रहा तो तुम्हारी शादी भी उसी दिन ही होगी, क्योंकि अब ये तुम्हारे ऊपर है, इवन मैं यूँ कहूँ कि तुम्हारे बहन भाई के ऊपर है। क्योंकि देखो ओमकार, अगर तुम्हारे सारे बहन भाई ही यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो फिर तो ये शादी होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी है कि अगर तुम उन सबको कन्वेंस कर लेते हो और अगर वो सभी यहाँ पर आ गए तो फिर तुम्हारी शादी भी उसी दिन ही हो जाएगी। और यहाँ पर ओमकार को ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया भी अपनी जगह से खड़े होकर अब सिद्धार्थ गुलेरिया से कहते हैं, तुम और ओमकार अब मेरे साथ ऑफिस चलो, मुझे भी तो देखना है आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। इतने लंबे समय के बाद मैं अपने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में जा रहा हूँ। इधर जैसे ही देवराज गुलेरिया ने ये सब कहा, ये सुनते ही अब सिद्धार्थ कहता है, दादाजी और वो सभी गुलेरिया, ठीक है दादाजी, और वो सभी यहाँ गुलेरिया हाउस से बाहर निकलकर अब ऑफिस के लिए गाड़ी में बैठकर कंपनी के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ घर में अभी नंदिनी उनसे जाने के बाद अब प्रीति से कहती है, प्रीति तुम एक बार अनिका से बात करो, देखो आलिशा शायद बात को ना सुने, क्योंकि आलिशा के बारे में तो हम भी जानते हैं, लेकिन हाँ अनिका यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से अभी गुलेरिया हाउस से जुड़ी हुई है, तो अनिका ज़रूर हमारी बातों को समझेगी, वो हमें बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगी और वो तुम्हारी शादी में ज़रूर आएगी। इसलिए मेरी मानो, तुम पहले अनिका से बात करो, क्योंकि अगर एक बार अनिका मान गई तो उसके बाद आलिशा भी मान जाएगी और आकाश भी मान जाएगा। और वैसे भी तुम्हारा कन्यादान तो अनिका और रोहित को ही तो करना है ना, ये बात तो तुम्हें याद है ना, क्योंकि एंगेजमेंट भी तो उन्होंने ही की थी। अब नंदिनी की ये बात सुनते ही अब प्रीति कहती है, वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन अभी तो हमें ये भी पता नहीं है कि जीजू ठीक भी है या नहीं, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर जीजू ठीक होते तो शायद मैं बेझिझक उनसे सब कुछ कह देती। अभी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी ये तो आप भी जानते हैं ना। अरे जीजू तो अनिका दीदी के बारे में ही नहीं जानते, तो सोचो अगर जब उन्हें ये ही नहीं, अपनी याददाश्त ही नहीं है, तो वो मेरा कन्यादान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर ना जाने उनके दिमाग में कितनी ही बातें आएंगी। इसलिए अब मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब यहाँ पर अब प्रीति की यह बात सुनते ही अब नंदिनी भाभी कहती है, एक बार तू अनिका से बात तो करो, क्या पता रोहित मारवा भी ठीक हो गए हों, हमें ही बस इसके बारे में पता नहीं हो। बी पॉजिटिव प्रीति, एक होप के साथ अभी अनिका से बात करो। अब नंदिनी की इस बात पर प्रीति कहती है, ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ, शायद आपका कहा काश ठीक हो जाए, काश रोहित जीजू पूरी तरह से ठीक हो, उन्हें सब कुछ याद आ गया हो। वैसे भाभी मुझे अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल जाना होगा, वो क्या है ना कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आई है, इसलिए मैं अभी निकलती हूँ। प्रीति की ये बात सुनते ही अब नंदिनी भाभी कहती है, ओके प्रीति तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगी। वैसे दादाजी ने कुछ गलत नहीं कहा है, तुम एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि देखो मैं भी दादाजी के इस डिसीजन के साथ हूँ। वैसे तो हम तुम्हारी और ओमकार की शादी तो तीन महीने पहले ही होने वाली थी,
वो तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई कि उस समय तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन उस वक्त के सर्कमस्टांसेस जो थे वो थे जो उस समय हमें पोस्टपोन करना पड़ा था। लेकिन देखो अब हमारे पास फिर से एक चांस है, इसलिए प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचना, इसे कल के लिए बिल्कुल भी मत टालना। ये मत सोचना मैं कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर दे रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बस याद दिला रही हूँ। अब नंदिनी की ये बात सुनते ही प्रीति कहती है, डोंट वरी भाभी, मैं समझ रही हूँ। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, और हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं निका दीदी से बात करती हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे चलना चाहिए। और ये कहते हुए प्रीति नंदिनी भाभी से बाय बोलकर अब वहाँ से जाने लगती है। एक तरफ जहाँ पर धर्मराज एक तरफ जहाँ पर गुलेरिया हाउस में प्रीति और ओमकार की शादी को लेकर हाँ और ना हो रहा था, तो दूसरी तरफ पेरिस में राजमहल में मेडिकल रूम में बेहोश धनंजय पीरामल को अब धीरे धीरे होश आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अब उन्हें अपनी दवाइयाँ दे चुके थे, जिसके बाद अब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। इधर उन्हें ऐसे देखकर अब डॉक्टर नर्स से कहते हैं, सिस्टर आप बाहर जाकर एक बार रानी साहिबा और बाकी सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अब इन्हें होश आ रहा है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही नर्स भी हाँ में अपना सिर हिलाती है और वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं डॉक्टर अब धनंजय पीरामल को जब होश आ रहा था तो वो साथ के साथ अब उन्हें एग्जामिन करने लगते हैं। अब जब डॉक्टर धनंजय को यहाँ पर एग्जामिन कर रहे थे तो अब तक धनंजय को होश आ चुका था, उन्होंने अपनी पूरी आंखें खोली हुई थी। तो अब यहाँ पर जैसे ही धनंजय आंखें खोलता है तो पहले तो वो यहाँ पर चारों तरफ देखता है, तो वो यहाँ पर हाउस पे राजमहल के मेडिकल के रूम में लेटा हुआ था। अब वो यहाँ पर धनंजय कहता है, मैं यहाँ पर कैसे? तो अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर डॉक्टर अब उनसे कहते हैं, मिस्टर पीरामल आपको यहाँ पर रानी साहिबा लेकर आई है। वो क्या है ना, आपको अभी स्ट्रेस कम लेना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आपने ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए और उसके बाद ही आपको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बट डॉक्टर नाउ आई एम फाइन, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। जहाँ एक तरफ अंदर डॉक्टर धनंजय पीरामल के साथ बात कर रहे थे, तो वहीं अब तक बाहर नर्स को जैसे ही नर्स यहाँ पर बड़ी रानी आलिशा इन सब की तरफ बढ़ती है, तो नर्स को वहाँ पर देखकर अब बड़ी रानी जो कि इधर उधर बाहर बैठकर बस चक्कर ही काट रही थी, क्योंकि उसे अपने भाई धनंजय की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। इसलिए बड़ी रानी अब कहती है, सिस्टर हमारे भाई कैसे हैं? अब यहाँ पर ये सुनते ही अब नर्स एक स्माइल के साथ कहती हैं, नाउ ही इज़ फाइन, सो यू ऑल आर रिलैक्स। और हाँ उन्हें होश आ गया है और आप सभी अभी उनसे मिल सकते हैं। इवन मैं आप सभी को बस यही बताने के लिए आई थी। नरस की ये बात सुनते ही वो सभी उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो सभी अभी जल्दी से धनंजय को देखने के लिए अंदर आते हैं। जैसे ही वो सभी अब यहाँ पर धनंजय के वार्ड के अंदर आते हैं, तो धनंजय पीरामल को ऐसे देखकर अब वो जल्दी से अब उनके पास चले जाते हैं। तो वहीं महेंद्र पीरामल जो कि धनंजय को ऐसे देख रहा था, वो भी अब उसके पास जाकर कहता है, भाई आप सच में ठीक हो ना? महेंद्र की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ है? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब उस बेड से उठकर खड़े हो जाते हैं। इधर धनंजय पीरामल को इस तरह से अचानक से खड़ा होता हुआ देखकर अब अभी बड़ी रानी अब उन्हें रोकते हुए कहती हैं, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी यहीं पर ही आराम कीजिए। वो क्या है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो आप दोबारा से यहाँ पर चक्कर खाकर गिर सकते हैं। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल बड़ी रानी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे नहीं रेवती, तुम सब मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। धनंजय की इस बात को सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, भैया वो दोनों फोन से एक ही चुड़ैल की आवाज़, मेरा मतलब है आयशा की आवाज़। अब यहाँ पर महेंद्र ने इतना ही कहा था कि यहाँ पर ये शब्द आयशा का नाम लेते ही अब महेंद्र पीरामल पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं।
हालांकि यहाँ पर बाकी चाहे किसी को कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन महेंद्र की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल समझ गए थे कि उनके भाई के दिमाग में भी अब वही बातें चल रही थी जो जो उनके दिमाग में है, क्योंकि जो बात वो नहीं समझ पाए, शायद सेम वही हाल यहाँ पर महेंद्र का हो रहा है। शायद महेंद्र पीरामल ने उन दोनों ही फोन को अपने कान पर लगाकर सुना होगा, इसलिए ही शायद वो इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका क्या जवाब दूं जब मुझे खुद ही ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए इस वक्त वो अपने कुछ नहीं कहते। इस वक्त वो यहाँ पर बस अपने इमोशंस को कुछ देर तक कंट्रोल करते हैं और अब फाइनली कहते हैं, देखो मैं भी अपने रूम में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे सच में आराम की ज़रूरत है, लेकिन मैं भी यहाँ पर ज़्यादा देर इस मेडिकल रूम में नहीं रह पाऊँगा। मैं अपने रूम में ही आराम करूँगा। अब धनंजय की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, ठीक है मामा जी, चाहे आप आराम यहाँ मेडिकल रूम में करें या आप अपने रूम में करें, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए आराम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम बाद में बात करते हैं, आप जाइए। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब यहाँ पर बड़ी रानी कहती है, भाई ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि अपने भाई को इस तरह से बेहोश देखकर एक पल के लिए तो बड़ी रानी घबरा गई थी, क्योंकि वो अपने भाई को फिर से नहीं खोना चाहती थी। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी बेबी अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में यहाँ पर आयशा मारवा भी अपने रूम में ही काफ़ी परेशान हो रही थी। वो भी अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे धनंजय की काफ़ी चिंता हो रही थी। बार बार उसके दिमाग में धनंजय की ही बातें आ रही थी। अब जब यहाँ पर उसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता, तो वो अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाती है। और क्योंकि वो भी यही सोचती है कि उसे एक बार अनिका से इसके बारे में बात करनी चाहिए, शायद अनिका इस मामले में उसकी कोई हेल्प कर सके। यही सब सोचकर अब वो यहाँ पर एलिवेटर की तरफ बढ़ जाती है और एलिवेटर में वहाँ पर वो अनिका के रूम वाले फ्लोर पर आ जाती है। यहाँ पर इस फ्लोर पर आने के बाद वो अपने कदमों को अनिका के रूम की तरफ बढ़ा देती है। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही अनिका के रूम के बाहर आती है, तो वो दरवाजे को नॉक करने लगती है। इधर कुछ देर के इंतजार के बाद जैसे ही अनिका ने रूम के दरवाजे को खोला, तो सामने अनिका जैसे ही अपनी आयशा माँ को अपने सामने देखती है, तो वह अनिका कहती है, माँ आप यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, देखो अनिका, मुझे धनंजय की बहुत ही टेंशन हो रही है। क्या तुम पता लगा सकती हो कि धनंजय ठीक है या नहीं? जैसे ही आयशा ने अनिका से ये कहा, ये सुनते ही अनिका भी खुद हैरान होती है कि आखिर धनंजय पापा को क्या हो सकता है, माँ आखिर ऐसा क्यों कह रही है। इसलिए अपनी हैरानी में ही अब अनिका कहती है, माँ पहले आप अंदर तो आइए, उसके बाद ही हम बातें करते हैं। क्योंकि अनिका भी अब यहाँ पर ये सुनकर खुद परेशान हो गई थी। अब यहाँ पर जैसे ही अनिका ने कहा, ये सुनते ही आयशा मारवा भी अब अनिका के कमरे के अंदर आ जाती है। तो वही अनिका अब अपने रूम के सिस्टम को ऑन करते हुए ही अब आयशा से कहती है, देखिए माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं भी पापा के बारे में पता करके आपको बताती हूँ। वैसे क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या कुछ हुआ है क्या, जो आप उनको लेकर इतना चिंतित हैं? अनिका की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, अनिका वो क्या है ना कि तुम्हारे धनंजय पापा मुझसे नाराज हैं। तो शायद अब यहाँ पर आयशा ने इतना ही कहा था, और ये कहते हुए ही आयशा पूरी तरह से खामोश हो जाती है और वो बस यहाँ पर अनिका को ही देख रही थी। तो वहीं अनिका भी यहाँ पर अब अपने सिस्टम के कीबोर्ड पर अब अपनी उंगलियों को दौड़ाने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद अनिका भी यहाँ पर धनंजय पीरामल को अब खुद ही एक इंटरनेट कॉल करती है, ताकि वो अपने धनंजय पापा के बारे में पता लगा सके। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है, तो अनिका यहाँ पर सीधे ही कहती है, गुड मॉर्निंग पापा। और वो गुड मॉर्निंग करते हुए उन्हें विश करती है और अब वो उनसे पूछती हैं, वैसे कैसे हैं आप? तो वहीं अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल भी अब यहाँ पर अनिका की गुड मॉर्निंग लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब यहाँ पर एक फॉर्मल सा हाय हेलो होने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अनिका मुझे तुमसे राहुल के बारे में पूछना था। क्या राहुल अब ठीक हैं?
क्या वो पूरी तरह से अब ठीक हैं? तो वहीं धनंजय की इस बात को सुनकर अब अनिका भी जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ हाँ पापा वो ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपको पहले भी मैसेज में कहा था ना कि अब राहुल पूरी तरह से ठीक हैं। अब यहाँ पर ये होने के बाद अब धनंजय पीरामल अब रोहित के बारे में पूछते हैं, तो अब अनिका रोहित के बारे में भी जवाब देते हुए कहती है, हाँ हाँ पापा हम सब पूरी तरह से ठीक हैं, आप बताइए। इधर कुछ देर तक यहाँ पर एक दूसरे की हाई हेलो में यहाँ पर अनिका और धनंजय दोनों ही बात करते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर फाइनली अनिका ने जिस पर्पज के लिए धनंजय को कॉल किया था अब वो पूछती है, पापा वो आयशा माँ आपके साथ बात करना चाहती हैं, वो भी यहीं पर ही हैं। अब अनिका की इस बात पर अनिका को सामने से आवाज आती है, क्या ऐसा सच में तुम्हारे साथ है? धनंजय की इस बात का जवाब इससे पहले कि अनिका देती कि तभी अचानक से उनका सिस्टम अब यहाँ पर हैंग हो जाता है। अनिका जब अपने सिस्टम को चेक करती है तो उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, कविन अनिका किंग इज कॉलिंग यू विद इन हाफ एन आवर। ये मैसेज देखकर तो अब अनिका समझ जाती है कि ये काम किंग की स्टैचू आकांक्षा का ही है, क्योंकि ऐसे रिमाइंड्स बस आकांक्षा ही डालती थी। तो अब यहाँ पर अनिका अब जल्दी से अपनी जगह से उठकर अब आयशा मारवा से कहती है, माँ वो क्या है ना कि फ़ोन कट हो गया है। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब आयशा कहती है, फ़ोन कट नहीं गया है अनिका बेटा, वो क्या है ना कि धनंजय ने फ़ोन को काट दिया होगा। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा के चेहरे पर एक उदासी थी, क्योंकि आयशा को लग रहा था कि धनंजय शायद अब उससे बात नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से ही उसका नाम सुनकर ही उसने फ़ोन काट दिया। जैसे ही इधर आयशा के चेहरे पर उदासी आती है तो अनिका ने उस उदासी को देख लिया था, जिसे देखकर अनिका को भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर आयशा अब जैसे ही अनिका से रूम से ये कहकर बाहर जाती है तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, माँ 1 मिनट। अब जैसे ही अनिका ने ये कहा तो आयशा पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो अनिका कहती है, देखिए माँ मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, पापा बहुत जल्द ही आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि फ़ोन पर मैंने उन्हें कह तो दिया है कि आप उनसे बात करना चाहती हैं, इसलिए वो ज़रूर अब आपको कॉल ट्राई करेंगे। इधर अनिका की ये बात सुनते ही आयशा अब अपने चेहरे पर एक झूठ मूठ की एक छोटी सी स्माइल लेकर आ जाती है, ताकि अनिका उसे लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। और हालांकि उसका मन जानता था कि धनंजय उससे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, वो उसके पास दोबारा कॉल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। तो यहीं आयशा के जाने के बाद अब अनिका फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अब किंग से मिलने के लिए जाना था। और यहाँ आयशा उदास मन के साथ ही एलिवेटर से अब टेरेस की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद आयशा मारवा जैसे ही टेरेस पर जाती है तो वो भी यहाँ पर अपनी उस वाटर कैन को उठाती है और अब अपने पौधों में पानी डालने लगती है। हालांकि आयशा मारवा के दिमाग में यहाँ पर धनंजय को लेकर ही बातें चल रही थी, लेकिन जब भी आयशा परेशान होती थी तो वो वहीं अपने पौधों में की देखभाल करने में ही अपना समय निकालती थी, इसलिए वो यहाँ पर सब पौधों में पानी डालने लगती है। यहाँ आयशा इधर अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, ताकि वो धनंजय की कही हुई बातों को भूल सके, लेकिन तभी आयशा की नज़र यहाँ पर सामने रखे हुए गमलों पर जाती है, जिनके पौधे अभी पूरी तरह से मर चुके थे। ये दोनों वही पौधे थे जिनमें किंग ने अनिका और स्वाति को इनमें वो केमिकल डालने के लिए कहा था, जिसके बाद ये पूरी तरह से जले जैसे हो गए थे। उन्हें ऐसे मुरझाया हुआ देखकर अब आयशा के हाथ से अब वो पानी का कैन छूट कर नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये आयशा के सबसे फेवरेट वाले पौधे थे। और अब यहाँ पर अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है और जैसे ही वो इन्हें देखती है तो वो दौड़कर अब अपने दोनों ही पौधों के पास जाकर अब उन्हें छूने लगती है। जैसे ही वो यहाँ पर उन्हें छूती है तो अब अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि आयशा अपने पौधों की हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। आयशा यहाँ पर एक काफ़ी सेंसिटिव थी। इधर उन्हें इस तरह से देखकर अब यहाँ पर टेरेस पर इंस्टॉल से एक स्टैचू ने पहले इसमें यहाँ पर एक अलर्ट का मैसेज अपने स्टैचू को ही दे दिया था। जब उसने आयशा का ये हाल देखा सबसे पहले तो यहाँ पर इस मैसेज को देखने के बाद अब किंग की स्टैचू आकांक्षा अब टेरेस पर आ जाती है। इधर जैसे ही आकांक्षा टेरेस पर आती है
तो वो यहाँ पर अब जल्दी से आयशा की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ पर आने के बाद अब आकांक्षा कहती है, किंग कवीन आयशा, व्हाट हैपन, व्हाई आर यू क्राइंग, आर यू ओके। इधर आकांक्षा की ये बात सुनते ही अब आयशा जो कि आकांक्षा की ही तरफ देख रही थी, वो अब कहती है, देखो ना आकांक्षा, पता नहीं किसी ने मेरे पौधों का ये हाल कर दिया, भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। इधर इस बात का जवाब भी आकांक्षा देती कि तभी अब एक करके अब सभी आयशा की चीखने और उन स्टैचू के अलर्ट की वजह से सभी टेरेस पर आ जाते हैं। तो वहीं बीचों बीच अभी आयशा मारवा को ऐसे देखकर अब किंग को भी बहुत ही बुरा लग रहा था और अब वो किंग कहते हैं, आयशा क्या हुआ है। इधर ये सुनते ही आयशा कहती है, पापा देखिए ना, मेरे पौधों को ये क्या हुआ है, किसने किया है मेरे पौधों के साथ ये, इवन ये मेरे सबसे फेवरेट पौधे थे। आयशा की इस बात पर अब यहाँ पर अनंता किंग को देखते हुए ही अब अपने मन में सोचती है, ये पूरा किया कराया तो सिकंदर का ही है, अब पता नहीं क्या होगा। मेरी बच्ची आयशा एक तो वैसे ही धनंजय की वजह से रात भर ठीक से सोई भी नहीं है मेरी बच्ची, और अब ये सब पता नहीं ये सिकंदर करना क्या चाहता है।